Hello students, welcome to iPhysics. It is the easiest way to learn the concept of the physics. तो स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। मतलब पिछला जो चैप्टर था, पिछला जो टॉपिक था ग्रेविटेशन, उस ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर में मैंने आपको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस को फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर को। ठीक है, मतलब दुनिया के अंदर की जितनी भी बॉडी है, जितनी भी पूरे विश्व में की, पूरे यूनिवर्स की जितनी भी बॉडीज है, सबके सब क्या कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है विद सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने यही बात आपको बताया। देखो यहाँ पर जो ग्रेविटेशन है ना, ये चैप्टर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये चैप्टर इस टॉपिक की वजह से ही बहुत ज्यादा इन्वेंशन आया है। याद रखो, जितनी भी दुनिया के अंदर में चीजें परफॉर्म हो रही है, इस पूरे विश्व में नहीं, मैं पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। इस पूरे यूनिवर्स में जितने अर्थ, मतलब अर्थ, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और जितने भी चीजें हैं, वो सब के सब रिवॉल्यूशन जो कर रही है अबाउट अराउंड द सन, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। अब यहां पर उसके अलावा और क्या चीज है सर? अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लिया। उसके अलावा और क्या चीजें हैं? जो अर्थ के अराउंड में एटमॉस्फेयर है, वो क्यों है? क्योंकि हवा है। देखो, हवा तो किसी कोई डायरेक्शन की मोहताज नहीं होती, वो तो किधर भी निकल के जाती है। ठीक है, वो एक फ्लूइड है। लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड में ही क्यों है? ये कहीं और क्यों नहीं चला गया? क्योंकि उसको होल्ड करके रखी अर्थ ने ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसने उसको होल्ड करके रखा है, उस एटमॉस्फेयर को। अगर सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो हवा पानी कुछ भी नहीं होता, ना अग्नि, ना जमन, ना दल, ना कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया रहता, ना आप होते ना हम होते, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और उसके अलावा जो रेनफॉल, स्नोफॉल, जितनी भी चीजें हो रही है, सब कुछ परफॉर्म हो रहा है, सब कुछ जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। उम्मीद करता हूं तुमको ये समझा होगा, दो तीन पॉइंट जो मैंने आपको बताया। रेनफॉल, स्नोफॉल इज परफॉर्मिंग ड्यू टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और अर्थ का एटमॉस्फेयर टाइट करके रखा है अर्थ ने उसके अराउंड में ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्टूडेंट्स यहां पर मैं इसके अलावा भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, ये जो परफॉर्म होती है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द, उसके पीछे भी एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखें तो ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, मतलब एक बॉडी है, दूसरी बी बॉडी है, ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर में फोर्स लगाएगी, उसी टाइम पर बी बॉडी भी क्या करेगी? ए बॉडी के ऊपर भी उतना ही फोर्स रिटर्न पलटा कर लगाएगी, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनती है यहां पर में। इसीलिए अगर ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर में फोर्स लगा रही है, दैट इज F1, तो जो बी बॉडी रहेगी वो भी ए बॉडी के ऊपर में फोर्स लगाएगी F2, और उतना ही लगाएगी जितना ए बॉडी लगा रही है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, इसीलिए हम क्या बोलेंगे उसे? -F2। ठीक है, सो F1 इज इक्वल टू द -F2। खैर, ये तो एक छोटा मोटा सा कंसेप्ट था। अब उसका जो फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट टाइम, वो क्या था? दैट इज G इज इक्वल टू m अपॉन r स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, स्मॉल m इज द मास ऑफ अनदर बॉडी, आप m1 m2 भी बोल सकते हो, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी, and F is the force of attraction between that body, where capital G is called as the universal law of gravitation. Okay, उसके बेसिस पर ये न्यूमेरिकल है। और देखो न्यूमेरिकल क्या है? A sphere of mass 40 kg, एक स्फीयर है मास का जो 40 kg। एक बात याद बता देता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान दो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो बड़ी बड़ी मासेस पर, ऑब्जेक्ट पर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके लिए ह्यूज मासेस रिक्वायर्ड होती है, वो कंडीशन है उसकी। जैसे अगर मैं बात करूं, ये पेन इस बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है अपने तरफ में? डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बोर्ड भी इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकता हूं ना, तो नीचे गिरता है। क्यों गिर रहा है ऐसा? क्योंकि अर्थ ने उसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट किया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अर्थ ने इस पेन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट किया। क्या इस पेन ने भी उस अर्थ को अट्रैक्ट किया होगा अपनी तरफ में? हाँ, एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, मतलब ये भी क्या करेगा? दूसरे बॉडी को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा। ये पेन भी अर्थ को अपनी तरफ में क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये पेन इस बोर्ड को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये बोर्ड पेन को भी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ।
लेकिन ये जाकर चिपक क्यों नहीं रहा इससे, क्या रीजन है उसका? अगर आपने गौर से देखा होगा तो कैपिटल जी की जो वैल्यू है बच्चों, वो कितनी होती थी? 6.67 इंटू 10⁻11। इस -11 को स्किप करो, देखो सिर्फ इसको, -11 को देखो, स्किप मत करो, देखो क्या वैल्यू बता रहा है ये। -11 इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। -11 क्या है? बहुत ही छोटी वैल्यू है, और इतनी छोटी वैल्यू इस मास के कंपेरेटिवली कुछ भी नहीं है। ये बोर्ड की जो मास है उसके कंपेरेटिवली -11 बहुत कम है, छोटा सा है, कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए ये ना इसको जाकर चिपक रहा है ना टकरा रहा है। इससे ज्यादा तो इसका मास है, ग्रेविटी ज्यादा है, ये नीचे गिर जाएगा, छोड़ोगा तो इधर नहीं जाएगा। ओके, क्लियर? मतलब दुनिया के अंदर भी अगर ये वैल्यू अगर बढ़ जाती तो इधर उधर सब कुछ टकराव हो जाता। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻ प्लस 24, 6 इंटू 10⁻+ प्लस 24, इतना मास ऑफ अर्थ होता है। इट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, इट इज द लार्जेस्ट वैल्यू कंपेयर टू दैट ग्रेविटेशनल कैपिटल जी की वैल्यू। तो इसीलिए इसके ऊपर में इफेक्ट होगा उस कैपिटल जी की कंपेरेटिवली। ठीक है, ये पेन का मास बहुत छोटा है ना, इसलिए जी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अर्थ का मास बहुत बड़ा है, इसलिए जी का इफेक्ट करेगा। मास बड़ा चाहिए, अल्टीमेट कहने का मतलब ये कि मास कैसे चाहिए? बड़ा चाहिए, अगर आपको ये वैल्यू को शो करवाना है, कैपिटल जी को देखना है तो। लेकिन हमारे पास वो भी ऑप्शन नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम छोटे छोटे मास को लेकर के भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तब हो सकता है कैपिटल जी की वैल्यू चेंज हो जाए, जैसा कि यहां पर है। स्फीयर ऑफ मास 40 kg is attracted by second sphere of mass 15 kg। एक मास है, एक स्फीयर है जिसका मास कितना है? 40 kg, दूसरा स्फीयर है जिसका मास कितना है? 15 kg। when their centers are 20 centimeter apart with force of 0.1 milligram, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करना है, चीजें बदली है, ध्यान देना। ठीक है, जैसे कि स्फीयर ऑफ मास पहला है 40 kg, दूसरा है 15 kg। दो स्फीयर है, एक का मास है 40 kg, दूसरे का मास है 15 kg। उनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? 20 सेंटीमीटर। याद रखना, सेंटीमीटर जो डिस्टेंस रहेगा वो एक बॉडी के सेंटर से लेके दूसरे बॉडी के सेंटर तक का कंसीडर करना पड़ता है। अपार्ट फोर्स, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज 0.1 मिलीग्राम। कितना लग रहा है बच्चों? मिलीग्राम, 0.1। हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज कैपिटल जी इज इक्वल टू, देखो कैसे आया, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, शिफ्ट करेंगे एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, एम इज इक्वल टू कैपिटल जी। ओके, कैपिटल जी इस कंडीशन में निकालना है। तो सबसे पहले तो जो आपका गिवन डेटा है ना उसका थोड़ा कैलकुलेशन करो। देखो मास को चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है 20 सेंटीमीटर में। जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर, कितना है? 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, दैट इज आर। उसके बाद मेन चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ पर, क्या है वो? फोर्स 0.1 मिलीग्राम, एफ इज इक्वल टू 0.1 मिलीग्राम। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 0.1 मिलीग्राम है। पहले तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, मिलीग्राम वेट है, मिलीग्राम वेट है ना, इसको मिली को कन्वर्ट करो पहले ग्राम में। तो एफ इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻, मिली को निकालेंगे -3 आएगा, क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये ग्राम वेट हो गया। वेरी गुड। अब मुझे ग्राम भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? किलोग्राम चाहिए। तो एफ को फिर से कन्वर्ट करेंगे 0.1 इंटू 10⁻, देखो किलोग्राम क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर में -3 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया वेट। ओके ओके, अब यहाँ पर ये 0.1 है, ये 10⁻3, 10⁻3 कितना होता है? 10⁻⁻6। ओके, 10⁻6 kg वेट। लेकिन मैं अगर 0.1 को रिमूव करता हूँ, उसको 1 अगर बोलता हूँ, तो पॉइंट निकल गया यहाँ से, यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, दैट इज 1 इंटू 10⁻7। अब हम काम करते हैं ये किलोग्राम वेट को, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है ना, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो अब मुझे क्या चाहिए कि मैं किलोग्राम को रिमूव करके उसको न्यूटन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपको एक चीज पता होगी स्टूडेंट्स, आपको एक चीज पता होगी
कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहां पर मैं मास हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको 9.8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मास है, ये मास का ऐसा यूनिट है। आपको न्यूटन में चाहिए ना, तो उसको आपको केजी को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में, तो केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट इज 9.8। तो आपका जो वैल्यू आया वो 9.8 इंटू 10⁻⁻7 आया, फोर्स इन न्यूटन में आया, काय में आया, न्यूटन में आया। याद रखो, मास को अगर कन्वर्ट करना है न्यूटन के अंदर में, केजी को कन्वर्ट करना है न्यूटन में, तो 9.8 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर अपने फोर्स की एफ की वैल्यू कर रहे हो यार, एफ की वैल्यू आपने निकाला है, क्या की वैल्यू निकाला है आपने, एफ की। ओके, अब हम एक काम करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे इसके अंदर में, जितनी वैल्यू निकली है, क्या है 9.8 इंटू 10⁻⁻7, दैट इज आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻1 इन सबका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, कितना है 40 एंड 15, केजी में है, केजी में है, इसको कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट कैपिटल जी, सो कैपिटल जी इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, दैट इज 9.8 इंटू 10⁻⁻7, 2 2 are 4 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय बच्चों 40 इंटू 15, 4 1 जा 4, 4 10 जा 15, ओके, ये हो गया 10, 4 से कटा ना 10, और यहाँ पर 15 इंटू 4 आ रहा है, तो यहाँ पर ऊपर में कितना है 9.8, ओके ओके। देखो 15 और 9.8 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो मुझे मिलेगा 0.0653, ओके। ये दोनों का कैलकुलेशन, किसका, इन दोनों का कैलकुलेशन है बच्चों, ये देखो, इस 9.8 का 15 के साथ डिवाइडेशन 0.0653, एज यूजुअल 10⁻⁻2, 10⁻�7, दैट इज 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय कितना बचा था 10, लास्ट में बचा 10, ऊपर जाकर बन जाएगा 10⁻1 है समझो, ऊपर जाकर -1, ये बन जाएगा -10, ये निकल जाएगा यहां से, दैट्स वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर, नोट करो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं तुमको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ओके। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, दैट इज आई फिजिक्स। सो डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब माय चैनल।